मैटरनिश ने गिसेपी मैज़िनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ यूरोपियन सोशल ऑर्डर बताया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सलाम सभी को। आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज का उदय होता है और खासकर उन सीक्रेट सोसाइटीज में गिसेपी मैज़िनी का क्या रोल था। अपनी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ट्रीटी ऑफ वियना में आखिर क्या हुआ, किस किस्म के फैसले लिए गए। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जैसे ही कंजर्वेटिज्म वापस आता है, कंजर्वेटिव किंग्स ने और स्टेट ने बहुत सारे सेंसरशिप लॉज इंट्रोड्यूस किए। पूरे यूरोप में सेंसरशिप लगा दी गई, रिप्रेस किया गया लोगों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बंदिशें लगाई गई और लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज को सप्रेस किया गया। इस मुश्किल दौर में अपने आइडियाज को जिंदा रखने के लिए, कंजर्वेटिज्म के डोमिनेंस में अपने आइडियाज को जिंदा रखने के लिए लिबरल्स ने पूरे यूरोप में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज का शुरुआत किया। 1830s का यह दौर था जब अलग अलग रीजन्स में कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज पनपने लग गई। इन रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज का ऑब्जेक्टिव था कि यूरोप के अलग अलग यंग रिवोल्यूशनरीज को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना, ट्रीटी ऑफ वियना में एस्टैब्लिश की हुई मोनार्कीज का अपोजिशन करना और पूरे यूरोप में वापस फ्रीडम ऑफ स्पीच को एस्टैब्लिश करना। ज्यादातर रिवोल्यूशनरीज जो इन सीक्रेट सोसाइटीज में काम करते थे वो मानते थे कि नेशन स्टेट्स का क्रिएशन लिबरलिज्म के फैलने के लिए और फ्रीडम और इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बेहद जरूरी है। और इसी वजह से इन सीक्रेट सोसाइटीज ने कई सारे छोटे मोटे रिवोल्यूशंस प्लान करने शुरू किए अक्रॉस द यूरोप। इन्हीं रिवोल्यूशनरीज में सबसे बड़ा नाम आता है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस टाइम, वो नाम आता है गिसेपी मैज़िनी का। जेनोवा में 1807 में 1807 में मैज़िनी का जन्म होता है और वो बड़े होने के बाद, अडल्ट होने के बाद कार्बोनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ कार्बोनरी ग्रुप वाज अनदर सीक्रेट सोसाइटी, अनदर रिवोल्यूशनरी सोसाइटी व्हिच वाज ऑलरेडी एक्टिव इन यूरोप। By the time he turned 23 or 24, he was exiled. He was caught in revolutionary activities. He tried to bring a small revolution there, and he was caught up by the monarchical state, and he was exiled from Italy. He belonged to Italy, and he became the greatest name in the history of liberal revolutions of Europe. Exile में जाने के बाद भी गिसेपी मैज़िनी ने अपना काम करने का तरीका नहीं छोड़ा। उन्होंने इसके बाद दो नई सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली और उसके बाद एक बड़ी सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग यूरोप। यंग इटली में जहां पर उनके मेंबर्स इटली में लिमिटेड थे, वहीं यंग यूरोप में इटली के साथ साथ पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रियन स्टेट्स के अलग अलग मेंबर्स उन्हें ज्वाइन करने लगे। गिसेपी मैज़िनी का बेसिक आइडिया क्या था? मैज़िनी कहते थे कि गॉड ने नेशन स्टेट्स को ह्यूमन बींग्स के नेचुरल स्टेट के रूप में बनाया है और इसलिए नेशन स्टेट्स का एग्जिस्ट करना बेहद जरूरी था। नेशन जो है वो एक नेचुरल रिजल्ट है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, इसलिए इटली को कभी भी पैचवर्क के रूप में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बाय दिस टाइम इटली वाज इन्विजन्ड टू बी अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इटली में इटालियन ओरिजिन के लोगों के अलावा कई और ओरिजिन के लोग भी थे और इटली के जो अलग अलग पार्ट्स थे उसमें से किसी एक पार्ट में ही सिर्फ इटालियन ओरिजिन का रूलर था, उसके अलावा हर पार्ट में बाहर के रूलर्स का इन्वेजन हुआ था। तो मैज़िनी का ऐसा मानना था कि भाई अगर देश जो है वो एक अवश्यंभावी चीज है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे कॉन्शियसनेस का और गॉड का बनाया हुआ, तो इटली उससे पीछे क्यों रहे? इटली को भी एक नेशन स्टेट के रूप में बनना ही चाहिए। इटली से इंस्पायर होकर और मैज़िनी से इंस्पायर होकर धीरे धीरे जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों में भी कई सीक्रेट सोसाइटीज पनपने लगी और ये देखते ही ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिश ने कहा कि गिसेपी मैज़िनी यूरोपियन सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो डर गया था कि अगर इस तरह से सीक्रेट सोसाइटीज पनपते रहीं और लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज फैलते रहे तो फिर कंजर्वेटिव रेजिम्स के लिए खतरा हो जाएगा। वही कंजर्वेटिव रेजिम्स जिनको मैटरनिश वापस लेकर आया था 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना के साथ। तो मैज़िनी की कहानी से हमें पता चलता है कि यूरोप में लिबरलिज्म अभी मरा नहीं था।
कंजर्वेटिज्म के आ जाने के बाद भी लिबरल्स ने अपने सीक्रेट तरीके निकाल लिए अपने आइडियाज को पूरे यूरोप में फैलाने के लिए, और मज़नी उनका सबसे बड़ा फ्लैग बेरर बना। इसके बाद 1830 से लेकर 1840 तक, इनफैक्ट 1848 तक लगातार छोटे मोटे रेवोल्यूशंस आते रहे, और जिसका क्लाइमेक्स आता है 1848 में, जब सबसे बड़ा रेवोल्यूशन परहैप्स इस दौर का हुआ यूरोप में। उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। फिलहाल हम इस नोट पर इस वीडियो को खत्म करते हैं कि गिसेपी मैज़नी इटालियन यूनिफिकेशन के लिए और यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, लिबरलिज्म बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे इस दौर में, और नेशन स्टेट्स के फाउंडेशन के लिए मैज़नी के आइडियाज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम, straight away 5 markers is usually asked based on this topic to describe about the ideas of Giuseppe Mazzini and how he helped in the spread of nationalism across Europe. So whatever key points I have covered in this video would be your answer. Apart from this, some 1 or 2 1 markers are also asked based on the organizations established by Mazzini, which is again Young Europe and Young Italy. यहां पर एक करेक्शन कर लीजिएगा अपने, मतलब करेक्शन क्या, एक किस्म का मिसकॉन्सेप्शन। कार्बनरी ग्रुप इज द ऑर्गेनाइजेशन विच ही जॉइंड, ही डिड नॉट एस्टैब्लिश इट। तो यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और जो स्टेटमेंट है मैटरनिश का, उसको भी आप एक मार्कर के तौर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज ही डिस्क्राइब्ड मैज़नी एज द मोस्ट डेंजरस इकोनॉमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एज ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है और उस एज में नेशनलिज्म की कहानी कैसे आगे बढ़ी।